वेरियस डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या फिर कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी के पास जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं उनके बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता चल जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। एक्सपोर्ट हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्यों? क्योंकि पैसा आता है। और इंपोर्ट कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, चलिए मैं इसे बाद में डिस्कस करूँगा, इसे बाद में डिस्कस करूँगा क्या है ये, आगे चलते हैं। इसे भी बाद में करेंगे। इनविजिबल की बात करते हैं। इनविजिबल में दोस्तों क्या आता है, अगर इनविजिबल की हम बात कर रहे हैं तो इनविजिबल में आती हैं सर्विसेज। ठीक, इनविजिबल में क्या आती हैं? सर्विसेज। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट कैसे होंगी? सर्विसेज दोस्तों एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना है। इसका मतलब है आप बैंकिंग की फैसिलिटीज या फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, ठीक, और भी आपके पास आती हैं, जैसे फैक्टर सर्विसेज आती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गई? जैसे आप अपनी मतलब उसे बोलते हैं लेबर, ठीक, या फिर आपका विदेशों में आपका घर है तो उसे आपने लैंड दे रखा है। ठीक, तो ये अगर सर्विसेज आप बाहर दे रहे हो यूज़ करने के लिए, मतलब वो पूरा तो कंज्यूम नहीं करेंगे आप। लेबर और ये लैंड, आपको मालूम है 4 फैक्टर सर्विसेज होती है, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप बाहर दे रहे हो नॉन रेजिडेंट को। आप रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर यही चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो तो इसे कहा जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज इंक्लूड करते हैं। कंसिस्ट का मतलब इंक्लूड होता है। क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे जो सर्विस। एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। ठीक, तो क्रेडिट में क्या हो सकता है? सर्विसेज रेंडर्ड बाय रेजिडेंट, मतलब इस व्यक्ति ने, ये कौन है? ये रेजिडेंट है, इसने नॉन रेजिडेंट को सर्विसेज दी हुई हैं। ठीक, तो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, इसे कहा जाता है सर्विसेज रेंडर्ड करना या प्रोवाइड करना। तो अगर सर्विसेज हम नॉन रेजिडेंट को दे रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा और क्रेडिट में आएगा। इसके अलावा कह रहा है इनकम अर्न बाय रेजिडेंट। रेजिडेंट इनकम अर्न कर रहा है कहाँ से? फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स मतलब हो गए शेयर्स। आपके पास फाइनेंशियल असेट्स क्या हो गए? ये हो गए शेयर्स, डिवेंचर्स, जिसे आप सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो अगर इन फाइनेंशियल असेट्स से आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड वगैरह कुछ रिसीव हो रहा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? इनकम अर्न बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल असेट्स। नॉन फाइनेंशियल असेट्स हो गए, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, तो इनसे भी, ये भी अगर आपने बाहर किसी को यूज़ करने के लिए दिया है नॉन रेजिडेंट को और वहाँ से इनकम रिसीव हो रहा है तो ये भी आपके एक्सपोर्ट में आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? रिसीव्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कर रहे हैं। अगर टूरिस्ट मतलब फिरंगी बाहर, सॉरी, मतलब फॉरेनर अगर बाहर से घूमने आ रहा है भारत में तो आप इन्हें सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, टूरिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक, अगर वो आते हैं भारत में तो लोकल एक्सपेंसेस भी करेंगे, तो ये सब भी हमारे पास सर्विसेज एक्सपोर्ट में माने जाएंगे। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट से अमाउंट रिसीव हुआ है क्योंकि हमने उसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसे इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और उसमें हमने मतलब सपोज़ इंडियन कंपनी है विदेशों में कोई, ये हमारा फैक्टर सर्विसेज में आ जाएंगी, तो ये भी हमारे क्या है? इंपोर्ट में आएंगे। ठीक, और अगर यही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे किया, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट में रिसीव होंगी। कन्वर्सली, कन्वर्सली की स्पेलिंग गलत है, एन आएगा, कन्वर्सली। ठीक, तो अगर ये सारी सर्विसेज हम रिसीव कर रहे हैं तो इंपोर्ट, और प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट। एक दोस्तों एक छोटा सा टर्म इसके अंदर यूज़ हुआ है, ये है इंश्योरेंस एंड, ये है आपके पास
इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस तो दोस्तों आपको पता होगा क्या होता है। अब ये री इंश्योरेंस क्या है, थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपने इंश्योरेंस मतलब कि अकाउंटिंग की होगी, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग, तो आपको ये ज़रूर पता होगा। और अगर आपने नहीं किया तो समझ लीजिए, एक व्यक्ति है जो एक कंपनी से इंश्योरेंस लेता है, ठीक, मतलब इसने एक इंश्योरेंस परचेज किया, इंश्योरेंस परचेज किया एक व्यक्ति ने, ठीक। ये इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये इंश्योरेंस कंपनी अपनी सेफ्टी के लिए दोबारा से किसी और कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती है। मतलब इसके पास बहुत सारे इंश्योरेंस मतलब शेयर होल्डर मतलब पॉलिसी होल्डर्स होंगे। तो वो पॉलिसी होल्डर्स अगर इकट्ठे ज़्यादा क्लेम आ गया तो ये कहाँ से भरपाई करेगा, तो ये क्या करता है, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ इंश्योरेंस किसी और कंपनी से ले लेता है। तो इसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हमारे पास टॉपिक क्या है, हमने इसमें एक चीज़ नहीं किया, नॉन मॉनेटरी गोल्ड। हमने इसमें क्या नहीं किया, नॉन मॉनेटरी गोल्ड मोमेंट्स। ये होता क्या है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, गोल्ड जो होता है वो मॉनेटरी भी होता है और नॉन मॉनेटरी भी होता है। इसका क्या मतलब है, ठीक। अगर कोई मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे आरबीआई, अगर आरबीआई गोल्ड का यूज़ करता है तो उस गोल्ड को मनी टर्म्स में कंसीडर किया जाता है। और अगर हम मतलब रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट जो कि फाइनेंशियल मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है, अगर वो गोल्ड को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए कमोडिटी की तरह यूज़ होता है। बात समझ में आता है। अब एक छोटी सी बात समझते हैं, ठीक। अगर ये कमोडिटी है, ठीक, तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक। तो अगर हमारे पास एक, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मैंने कहा था कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ज़रूरत है उसकी। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में करंट अकाउंट बताया था, एक कैपिटल अकाउंट बताया था, एक और अकाउंट होता है जिसे हम ऑफिशियल रिजर्व्स कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स भी बोलते हैं। बताऊंगा इस बात को ये क्या है, ठीक। तो हमारे पास आरबीआई भी गोल्ड के ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ठीक। अगर गोल्ड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस है तो वो आरबीआई भी कर सकता है। अगर आरबीआई कोई ट्रांजैक्शंस करता है तो वो ऑफिशियल रिजर्व्स के ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स, ठीक। और अगर हम वही ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि नॉन मॉनेटरी गोल्ड मोमेंट्स। नॉन मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी नहीं है, पैसे की तरह कंसीडर नहीं करना उसे आपको, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो सकता है, ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर ये कमोडिटी है तो करंट अकाउंट में यूज़ होगा, लेकिन आरबीआई अगर यूज़ हो रहा, आरबीआई अगर सेल परचेज कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये ऑफिशियल रिजर्व्स में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ऑफिशियल रिजर्व्स में। अब थोड़ा सा और समझते हैं, एक वर्ड होता है मोनेटाइजेशन और एक होता है डी मोनेटाइजेशन। ऑफ व्हाट, ऑफ मनी की बात नहीं कर रहे, ऑफ गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड का मतलब है गोल्ड परचेज्ड बाय आरबीआई। और नॉन मतलब इसे बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, गलत लिखा है मैंने, ये है डीमोनेटाइजेशन। और अगर गोल्ड सोल्ड बाय आरबीआई,
गुड सोल्ड बाय आरबीआई। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो मोनेटाइजेशन का मतलब है, मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है कि अगर आरबीआई, अब एक छोटी सी बात समझिए कि एक व्यक्ति, इसे हम आरबीआई नाम दे देते हैं और एक हम बोल देते हैं ये हम रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक। अगर ये हमसे गोल्ड परचेज करता है, ठीक, तो इसे हम बोलेंगे मोनेटाइजेशन। और अगर हमें ये गोल्ड वापस बेच देता है यानी सेल कर देता है, तो इसे कहेंगे डीमोनेटाइजेशन। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे डीमोनेटाइजेशन। अब एक छोटी सी बात समझिए कि आरबीआई अगर हमसे गोल्ड खरीदता है तो एक तरह से हम तो सेल कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे, ठीक। और एक्सपोर्ट कंसीडर करेंगे तो हमारे कौन से अकाउंट में जाएगा, ये क्रेडिट साइड जाएगा, बीओपी में, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड। और अगर हम सेल कर रहे हैं, मतलब आरबीआई हमारे हाथों सेल कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो परचेज कर रहे हैं। और हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए नेगेटिव ट्रांजैक्शंस हैं और ये करंट अकाउंट में डेबिट में जाएगा, ठीक। और क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो एक के लिए अगर क्रेडिट है तो आरबीआई के लिए डेबिट होना चाहिए, और अगर हमारे लिए डेबिट है तो आरबीआई के लिए क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ ऊपर। देखिए, नॉन मॉनेटरी गोल्ड ट्रांजैक्शंस में क्या है, कह रहा है गोल्ड कमोडिटी की तरह यूज़ हो सकता है और फाइनेंशियल एसेट की तरह यूज़ हो सकता है, यानी गोल्ड की तरह यूज़ हो सकता है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड, अगर मोनेटाइजेशन कर रहे हैं मतलब आरबीआई अगर परचेज कर रहा है, तो उनके लिए तो डेबिट होगा, रिजर्व अकाउंट के लिए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में तो डेबिट में जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्रेडिट होगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस यानी कमोडिटी के फॉर्म में ये क्रेडिट होगा। इससे अपोजिट कि अगर डीमोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं, तो डीमोनेटाइजेशन मतलब आरबीआई क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो आरबीआई सेल कर रहा है तो हम क्या कर रहे होंगे, हम परचेज कर रहे होंगे, तो हमारे लिए पैसे जा रहे होंगे तो नॉन मतलब डेबिट में, और आरबीआई के लिए क्या हो रहा होगा, क्रेडिट में, ठीक। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आपको क्वेरी को दूर किया जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं सेकंड अकाउंट की तरफ, कैपिटल अकाउंट की तरफ। दोस्तों कैपिटल अकाउंट में क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं विच लीड्स टू चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी। जो किसी भी तरीके से असेट्स और लायबिलिटी में चेंज लाए हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, ठीक। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स द चेंज इन लेवल ऑफ इंटरनेशनल असेट्स एंड लायबिलिटी। फाइनेंशियल असेट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो कोई भी मतलब ट्रांजैक्शंस जो असेट्स और लायबिलिटी में चेंज लेके आए, उसे क्या बोलेंगे हम, उन्हें हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, विदेश में कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, या विदेशियों ने आपके पास इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने विदेश में कहीं लैंड खरीदा, या विदेशियों ने देश भारत में आके कहीं लैंड खरीदा, ठीक, या प्लांट इस्टेब्लिश किया, ठीक। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस, या फिर आप कह लो कि बोरो किया पैसा, ठीक, या फिर उधार लिया या उधार दिया, ठीक। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो असेट्स और लायबिलिटी में चेंज लेके आए, उन्हें क्या बोला जाता है, वो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक। तो अगेन ये डेबिट और क्रेडिट में जाएंगे। तो रिकॉर्ड दैट चेंज इन लेवल ऑफ इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटी, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो कैपिटल अकाउंट कहलाते हैं। अब इसमें प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मतलब हमारे ट्रांजैक्शन, हम जैसे लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हो सकते हैं, या बैंक जो ट्रांजैक्शंस करती हो वो हो सकते हैं, ठीक। देखते हैं आगे क्या है। तो प्राइवेट लोग क्या कर सकते हैं, या तो बोरो कर सकते हैं पैसा, या इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर बोरो करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक। और अगर
उधार देंगे, ठीक, तो हमारे पास असेट्स इंक्रीज करेगा, ठीक, यहाँ पे उधार लिया और यहाँ उधार दिया, ठीक। उसके अलावा इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे तो हमारे असेट्स इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश बोलते हैं हिंदी में से। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में बेचना क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, असेट्स डिक्रीज करेगा, ठीक। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्राइवेट यानी हम जैसे लोग, बोरोइंग हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में हमेशा दोस्तों पैसा रिसीव्ड होता है, अमाउंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोन रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट टू इंडिया, नॉन रेजिडेंट अगर भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति है रेजिडेंट, एक व्यक्ति है नॉन रेजिडेंट, अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे लिए तो रिसीव है, ठीक। उसके बाद अगर रीपेमेंट ऑफ लोन बाय नॉन रेजिडेंट, ये नॉन रेजिडेंट ने हमसे कभी लोन लिया था, इसने हमें वापस कर दिया, तब भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्रेडिट में आएंगी। और इनसे जो रिवर्स होगा वो डेबिट में आएंगी। मतलब अगर बोरो के बजाय हम उधार दे रहे हैं तो क्रेडिट डेबिट में, इन्वेस्ट हम कर रहे हैं तो डेबिट में, अगर लोन हमने दिया तो डेबिट में, अगर मतलब हमने लोन वापस कर दिया तो भी डेबिट में। तो इन सब के जो रिवर्स में आएंगी, इन सारी ये जो 3-4 चीज़ें लिखी हुई एग्जांपल्स, अगर इनका रिवर्स करेंगे तो वो डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको कहा कि असेट्स और लायबिलिटी में किसी भी तरीके से बदलाव कैपिटल ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन करे चाहे बैंक करे, मैटर नहीं करता। तो किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर असेट्स और लायबिलिटी, बैंक के असेट्स और लायबिलिटी में बदलाव आते हैं तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस का हिस्सा है। उसके एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऑफिशियल रिजर्व्स। चलिए ठीक, हम बात करते हैं तीसरा ऑफिशियल रिजर्व्स। दोस्तों मैंने आपको कहा कि जो आपके पास कंपोनेंट ऑफ बीओपी है तो उसमें एक करंट अकाउंट है और एक हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक। इनके अलावा एक और अकाउंट होता है ऑफिशियल रिजर्व्स, ऑफिशियल रिजर्व्स, ठीक। सेलेक्ट हो जा भाई। एक क्या है दोस्तों, ऑफिशियल रिजर्व, ठीक। अब देखते हैं ये है क्या। अब एक छोटी सी बात समझो कि एक अकाउंट है आपका करंट अकाउंट, एक अकाउंट क्या है आपके पास, करंट अकाउंट, ठीक। एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ठीक। करंट अकाउंट में आपके पास गुड्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं, इसमें यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं, ठीक। गुड्स में हमारे पास बीओटी है ये, ठीक। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक, जब भी आपका करंट अकाउंट आपका बीओटी हो गया या करंट अकाउंट हो गया या फिर कैपिटल अकाउंट हो गया या सबको मिला के बीओपी हो गया, ठीक। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये आपके या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब है फेवरेबल और नेगेटिव का मतलब है आपके पास अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब क्या है, मतलब है कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया इंपोर्ट से तो आपका अकाउंट प्लस में आएगा, और एक्सपोर्ट अगर कम हो गया इंपोर्ट से तो अकाउंट जाएगा माइनस में, ठीक। सपोज आपके पास
जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स था, तो इसमें थोड़ा बैलेंस में